हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन चैप्टर से है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सो दैट मोमेंट ऑफ ए कपल डज नॉट डिपेंड ऑन द पॉइंट अबाउट विच यू टेक द मोमेंट। यहाँ पे हमें ये बताना है, ये प्रूफ करना है कि अगर आप किसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हो तो मोमेंट ऑफ कपल उस पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको कपल फोर्स के बारे में पता होना चाहिए कि कपल फोर्स क्या होती है। बच्चों, जो आपकी कपल फोर्स होती हैं वो पियर में होती हैं। ठीक है, वो पियर में तो होनी ही चाहिए, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए और उनका डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, अब कपल फोर्स जो होती है आपकी, उसका काम क्या होता है? बॉडी को रोटेट कराना। ठीक है, अगर किसी बॉडी को रोटेट कराना है आपको, तो आपको एक कपल फोर्स लगानी पड़ेगी उनमें। अब देखो, जैसे सपोज करके ये एक बॉडी है। ठीक है, ये एक बॉडी है, इस बॉडी को हमें रोटेट करना है, तो हमें इस पर कपल फोर्स लगानी पड़ेगी। तो कपल फोर्स किसे कहेंगे? टू टू फोर्स पियर में होनी चाहिए, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, उन्हें कपल फोर्स बोलेंगे। मान लो ये आपकी एफ फोर्स है और ये अपोजिट डायरेक्शन में हमने एक दूसरी एफ फोर्स लगा दी, इसीलिए मैंने यहां पे माइनस लगा रखा है। तो ये दोनों फोर्स क्या होंगी? कपल फोर्स होंगी, लेकिन ये पियर में होनी चाहिए। पियर का मतलब दोनों की दोनों एक साथ एक्शन में आनी चाहिए। जिस टाइम जैसे ही आपने ये वाली फोर्स लगाई, उसी समय आपको ये वाली फोर्स भी लगानी पड़ेगी। दोनों फोर्स एक साथ लगनी चाहिए, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगनी चाहिए, मतलब दोनों फोर्स एंटी पैरेलल होनी चाहिए और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। ये अगर 10 न्यूटन की फोर्स है तो ये भी 10 न्यूटन की ही फोर्स होनी चाहिए। यहां पे नेगेटिव साइन इसलिए आ रखा है क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसे क्या बोला जाता है? कपल फोर्स बोला जाता है। कपल फोर्स का काम क्या है? इस बॉडी को रोटेट कराना। देन ये बॉडी क्या करेगी? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होने लग जाएगी। इतना समझ में आ गया? अब देखो बच्चों, हमें क्या करना है यहाँ पे? सबसे पहले अगर यहां पे हमें मोमेंट ऑफ कपल कैलकुलेट करना है, तो मोमेंट ऑफ कपल कैलकुलेट तो करना है, साथ में ये भी प्रूव करना है कि डज नॉट डिपेंड ऑन द पॉइंट। अब यहां पे एक पॉइंट भी लेना है हमें। एक्चुअल में होता क्या है, जब भी आप मोमेंट ऑफ कपल कैलकुलेट करते हो तो मोमेंट ऑफ कपल का जो फॉर्मूला होता है, सम ऑफ मोमेंट ऑफ टू फोर्सेस मेकिंग द कपल। ये जो दो फोर्सेस यहां पे कपल बना रही है ना, इन्हीं दो फोर्सेस को कपल बोला जाता है, क्योंकि ये दोनों की दोनों पियर में होती है, मतलब एक साथ एक्शन में आती है, इसलिए इन्हें कपल बोला जाता है। तो ये जो दो फोर्सेस यहां पे लग रही है, इन दो फोर्स का हमें मोमेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट करना है और उनका सम कर देना है। उसी को क्या बोला जाता है? मोमेंट ऑफ कपल बोला जाता है। ठीक है, अभी बताता हूं। अब देखो हमें क्या करना है बच्चों, मोमेंट ऑफ कपल, ये जो मोमेंट ऑफ कपल है इसे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें एक पॉइंट डिसाइड करना पड़ेगा, एक ओरिजिन पॉइंट डिसाइड करना पड़ेगा। वो पॉइंट आप कहीं पे भी ले सकते हो, मैंने यहां पे ये पॉइंट ले लिया है। ठीक है, आपको क्या करना है? ये जो दो फोर्सेस हैं इनका सम ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है, फिर उनका सम करना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? मोमेंट ऑफ फोर्स एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए, ये जो ए पॉइंट है, मान लो ये ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, तो इस ए पॉइंट पे जो मोमेंट ऑफ फोर्स होगा उसे कैलकुलेट करेंगे, इस बी पॉइंट पे जो मोमेंट ऑफ फोर्स होगा उसे कैलकुलेट करेंगे, उन्हें ऐड कर देंगे। ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स एट पॉइंट बी। इतना समझ में आ गया? अब देखो बच्चों, मोमेंट ऑफ फोर्स किसे बोला जाता है? मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क को ही बोला जाता है। कोई भी बॉडी अगर रोटेट कर रही है तो वो टॉर्क की ही वजह से रोटेट कर रही है। ठीक है, तो यहां पे मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब क्या होता है? टॉर्क ही होता है। तो अगर आपको मोमेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट करना है, मतलब टॉर्क कैलकुलेट करना है इस ए पॉइंट पे, तो सबसे पहला काम क्या होगा आपका? इस पॉइंट से, जिसे हमने ओरिजिन पॉइंट मान रखा है, यहां से आपको एक पोजिशन वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। इस ए पॉइंट तक, यहां से लेकर के यहां तक आपने एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर दिया, इसे हमने R1 पोजीशन वेक्टर बोल दिया। ठीक है, इसे नाम हमने R1 दे दिया। एक, अब हमें इस बी पॉइंट पे भी मोमेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट करना है, तो आपको यहां से भी एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। इस पोजीशन वेक्टर को हमने क्या बोल दिया? R2 पोजीशन वेक्टर बोल दिया। ठीक है, इसका एरो इस तरफ होगा, ये एरो, इसका एरो इस तरफ है। ठीक है, इस तरफ इसकी डायरेक्शन है पोजीशन वेक्टर की। अब देखो मोमेंट ऑफ फोर्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है बच्चों। ये आपका मोमेंट ऑफ कपल है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स एट पॉइंट ए का मतलब आपको टॉर्क कैलकुलेट करना है। मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब टॉर्क ही होता है, तो इसे एट पॉइंट ए पे जब आप मोमेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट करोगे तो उसे मैंने टॉर्क 1 नाम दे दिया, और इसे मैंने एट पॉइंट बी पे जब मोमेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट करोगे उसे हमने टॉर्क 2 नाम दे दिया। ठीक है, अब देखो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। टॉर्क का फॉर्मूला R क्रॉस F होता है। क्या होता है? R क्रॉस F। पहले R आता है, बाद में F आता है। F क्रॉस R मत लिख देना, वो गलत हो जाता है, उसका मीनिंग कुछ अलग होता है। ठीक है, तो आपको R क्रॉस F ही लिखना है। बच्चों, अगर मुझे इस ए पॉइंट पे मोमेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट करना है, मतलब टॉर्क कैलकुलेट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये R क्रॉस F करना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे मोमेंट ऑफ फोर्स हमें मिल जाएगा, मतलब टॉर्क हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका R1 वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर, और क्रॉस माइनस
ये एफ वेक्टर, ठीक है, ये माइनस एफ फोर्स है ना, तो यहां पे ऊपर वेक्टर का साइन भी आएगा, प्लस अब मुझे ये टॉर्क टू, मतलब टॉर्क टू भी कैलकुलेट करना है, मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स एट पॉइंट पी, इस पॉइंट पी बी पे ये जो मोमेंट ऑफ फोर्स है वो कितना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन ये आर क्रॉस एफ करेंगे, मतलब ये वाला पोजीशन वेक्टर आर टू क्रॉस ये एफ, ठीक है। तो ये जो मोमेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट किया जाता है किसी पॉइंट के अबाउट ही कैलकुलेट किया जाता है, इसीलिए हमने यहाँ पे एक ओरिजिन पॉइंट ले लिया था, ठीक है, कहीं पे भी इस पॉइंट को ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहां पे इसे देखो ऐसे लिखा जा सकता है, ऐसे करते हैं, इस माइनस साइन को स्टार्टिंग में लगा देते हैं, ये माइनस R1 क्रॉस एफ इसे लिखा जा सकता है, प्लस R2 क्रॉस एफ इसे लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, इसे हम फाइनली ऐसे भी लिख सकते हैं, R1 प्लस R2 क्रॉस एफ, ठीक है, ऐसे भी इसे लिखा जा सकता है, एफ मतलब कॉमन आ गया है, ये क्रॉस है, ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है बच्चों, मल्टीप्लाइकेशन मत समझ लेना, ये क्रॉस है, ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यहां पे ये क्रॉस आ जाएगा, एफ यहां पे कॉमन आ गया। अब फाइनली हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो R2 माइनस R1 भी तो लिख सकते हैं इसे, R2 R माइनस R प्लस R माइनस R1 प्लस R2 को हम R2 माइनस R1 भी लिख सकते हैं, क्रॉस एफ हो गया। अब देखो यहां पे ये जो R2 माइनस R1 है, यहां पे दो वेक्टर का क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, जैसे ये एक R2 वेक्टर है, ये R1 वेक्टर है, इनका सब्ट्रैक्शन हो रहा है। अगर कोई दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन हो रहा है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन अगर हो रहा है, तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, एक नया वेक्टर मिलेगा ना, एक नया वेक्टर मिलेगा, उस वेक्टर को हमने आर वेक्टर नाम दे दिया। मान लो कोई दो वेक्टर है, उनका अगर सब्ट्रैक्शन हो रहा है बच्चों, तो हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट में एक नया वेक्टर मिलेगा। तो वैसे उसी तरीके से यहाँ पे दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो ये दो वेक्टर का अगर सब्ट्रैक्शन होगा तो हमें एक नया वेक्टर मिलेगा, ये आर वेक्टर हमें मिल गया, क्रॉस एफ। अब हमें पता करना है कि ये आर वेक्टर है कहां पे, ये आर वेक्टर है कहां पे बच्चों। सबसे पहले ये आर वेक्टर, तो देखो एक वेक्टर की डायरेक्शन ये है, एक वेक्टर की डायरेक्शन ये है, तो यहां पे ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आपको, ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ना, तो एक वेक्टर यहीं पे होगा, लेकिन अभी हमें उसकी डायरेक्शन पता करनी है, यही आर वेक्टर है आपका, लेकिन मुझे डायरेक्शन पता, ये जो आर वेक्टर लिखा हुआ ना R2 माइनस R1 वेक्टर, उससे हमें एक नया वेक्टर मिला, तो वेक्टर यही इसी लाइन में लाई करेगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी कि इस तरफ होगी, यही हमें पता करना है सबसे पहले। तो देखो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जैसे मैंने ये लिखा था ना, यहाँ पे ये क्या लिखा था, R2 माइनस R1 इज इक्वल टू आर वेक्टर लिखा था, तो फाइनली मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो आर वेक्टर इस माइनस R1 वेक्टर को अगर इधर भेज दूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू R2 वेक्टर। अब देखो यहां पे ये दो वेक्टर का एडिशन हो रहा है, तो दो वेक्टर का जब एडिशन होता है तो हमें रिजल्ट में एक नया वेक्टर मिलता है। तो दो वेक्टर का एडिशन होने का मतलब ये होता है कि इनमें से दोनों वेक्टर की हेड और टेल ज्वाइन हो रही है, आर वेक्टर और R1 वेक्टर की हेड और टेल ज्वाइन होनी चाहिए, देन उसे एडिशन वेक्टर माना जाता है। अब देखो बच्चों ये R1 वेक्टर तो ये है, इसकी हेड तो ये है, तो ये वाला जो वेक्टर होगी इसकी टेल यहां पे ज्वाइन होनी चाहिए, इसका मतलब ये वाला वेक्टर जो है इसकी हेड यहां पे होनी चाहिए। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये R1 वेक्टर और ये R वेक्टर, तो इसकी हेड इस वाले वेक्टर की टेल के साथ ज्वाइन है, तो हम क्या बोलेंगे, इन दोनों वेक्टर का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, इन दोनों वेक्टर का एडिशन हो रहा है, और रिजल्ट में हमें क्या मिला, ये R2 वेक्टर मिला, ये है कहने का मतलब, ठीक है। तो ये फाइनली हम R2 माइनस R1 को हम R भी बोल सकते हैं, तो इस R वेक्टर का हमें डायरेक्शन फाइंड करना था, तो डायरेक्शन हमें मिल गया। अब देखो यहां पे हमें क्या प्रूफ करना था, ये तो आपका मोमेंट ऑफ कपल आया, ये तो आपका आया मोमेंट ऑफ कपल, ठीक है। अब देखो यहां पे हमें क्या लिखा था कि मोमेंट ऑफ कपल डज नॉट डिपेंड ऑन द पॉइंट, किस पॉइंट की बात कर रहा है, इस वाले पॉइंट की बात कर रहा है, कि ये जो मोमेंट ऑफ कपल हमने फाइंड किया है, ये मोमेंट ऑफ कपल जो है इस पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता है, तो बिल्कुल नहीं डिपेंड कर रहा है। पता कैसे डिपेंड नहीं कर रहा है, देखो बच्चों जब हम मोमेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट कर रहे थे तो यहां पे देखो R1 आया था, जब यहां पे का मोमेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट कर रहे थे यहां पे R2 आया था, ठीक है। तो R1 जो प्रोड्यूस हो रहा था इस वाले पॉइंट से प्रोड्यूस हो रहा था, ये R2 भी इसी वाले पॉइंट से प्रोड्यूस हो रहा था, लेकिन यहां पे फॉर्मूले में R वेक्टर आ रखा है, ये R वेक्टर जो है इस पॉइंट से प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये जो मोमेंट ऑफ कपल है, मोमेंट ऑफ कपल इस पॉइंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, समझ में आ रहा है। तो फाइनली बच्चों ये जो आर वेक्टर है ना, ये जो आर वेक्टर है यहां से लेकर के यहां तक, इसे हम ए बी वेक्टर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम फाइनली इसे ए बी वेक्टर क्रॉस एफ भी लिख सकते हैं, ठीक है। यही देखो बच्चों आपका एनसीईआरटी में आंसर आ रहा है, ये ए बी क्रॉस, देखो ए बी क्रॉस एफ आ रहा है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में देखो इसे बोल्ट करके लिखा हुआ है, डार्क करके लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके ऊपर वेक्टर ही साइन लगा हुआ है, बोल्ट का मतलब जहां जहां पे ये बोल्ट करके लिखा हुआ है, डार्क करके लिखा हुआ है, इसका मतलब वो वेक्टर है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपके। अब देखो बच्चों एक चीज बताता हूं आपको, देखो यहां पे फिगर कुछ इस तरीके से बना रखा था, देखो यहाँ पे फोर्सेस ऐसे लगा रही थी, पर मैंने फोर्सेस यहाँ पे कैसी ले रही थी, ऐसी ले रही थी। तो ये फोर्सेस क्या होती हैं, ये बस एंटी पैरेलल होनी चाहिए, मतलब मैग्नीट्यूड में इक्वल होनी चाहिए, बस एंटी पैरेलल होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे भी तो ये एंटी पैरेलल ही है, एक इधर है एक इधर है, दोनों की दोनों क्या है, एंटी पैरेलल है। तो कंफ्यूज मत होना क्वेश्चन से, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ओके।